Hi everyone, welcome to Simple Concepts. I'm your educator Niyati Paul. Guys, this video is the part 2 of banking system in India, the non-performing assets. तो इससे पहले कि हम हमारा एंटायर लेक्चर शुरू करते हैं, लेट मी टेल यू ऑल, आपको अगर आपके यूपीएससी सीएससी का 2021 में आपको अगर सिलेक्शन इंश्योर करना है, देन देयर इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू. आपके यहाँ पे 4 एपिक बैचेस शुरू होने वाले हैं अनअकैडमी पे, विच विल बी फॉर 1 full year of preparation which has already started from 1st of June. यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ पे उनका मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 का कोर्स चल रहा है, जहाँ पे बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स शुरू हैं जो ऑलरेडी, जैसे कि मैंने कहा, 1st of June 2020 से शुरू हुए हैं. यहाँ पे आपको फुल सिलेबस का कवरेज मिलेगा, प्रीलिम्स एंड मेंस के टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद द एनालिसिस आपको मिलेंगी. स्पेशल आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे जाएंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी आपको इन सारे जो मेंटर्स हैं वो आपको मदद करेंगे. ऑल्सो हिंदी जीएस बैच कोर्स हैं, फिर लेट नाइट बाइलिंगुअल बैच कोर्स हैं. तो जो लोग जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोग एस्पिरेंट्स होते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, जिनको पूरा दिन समय नहीं मिलता पूरे एंटायर दिन में, तो उनके लिए लेट नाइट बाइलिंगुअल बैच कोर्सेज हैं विच इज स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जहाँ पे भी आपको फुल यूपीएससी का कवरेज मिलेगा, सिलेबस का कवरेज, प्रीलिम्स एंड मेंस के टेस्ट सीरीज के एनालिसिस मिलेंगे. अगेन आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी आपको बहुत एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको सुझाव दिए जाएंगे. तो अगर आप हमारा ये कोड यूज़ करते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, SIMPLEYT का अगर आप सब्सक्रिप्शन मतलब कोड यूज़ करते हैं, तो आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट दिया जाएगा इन द एंटायर फीस. ऑल्सो अनअकैडमी का यूपीएससी चैंपियनशिप चल रहा है, जहाँ पे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट रहती हैं फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020, और एक्सपर्ट्स जैसे कि राकेश वर्मा सर, मृणाल पटेल सर और आतिश माथुर सर जैसे एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे गाइड करेंगे. तो गाइज डू ज्वाइन इन अनअकैडमी प्लस, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, एनरोल. और यहाँ पे आपको एनरोल अगर आप करते हो प्लस अनअकैडमी का यूपीएससी चैंपियनशिप में, तो आप अभी अगर एनरोल करते हो तो इट इज़ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो हैविंग सेड दैट, हम हमारे लेक्चर के और बढ़ते हैं. बट बिफोर दैट, हम जो भी लेक्चर्स गाइज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर उनके आपको नोट्स चाहिए हो, देन डू ज्वाइन इन टू आवर टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक ऑफ द ग्रुप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर. हाँ, यहाँ पे हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. सो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हो, इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो द एक्सटेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, व्हाई इट मैटर्स एंड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दोज पॉइंट्स नाउ. सो नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाले जो इश्यूज होते हैं, सो व्हाई सच अ सिचुएशन अकर्स. सो बेसिकली the rising incidences of non-performing assets has been generally attributed to the domestic economic slowdown. As we all know, जैसे कि हमारा पूरा जो global रिसेशन अभी चल रहा है, मतलब not exactly recession as such, but economic slowdown सा चल रहा है. And it is believed that with economic growth slowing down and rate of interest growing up sharply, corporates have been finding it difficult to repay loans, and it has added up rising non-performing assets. जो corporates हैं उनको लोन रीपे करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जो भी चीज़ें बैंक्स के पास मतलब आप सिंपल भाषा में अगर आप कहो तो जो उधार उन्होंने ले लिए हैं, जो लोन्स लिए हैं, और लोन्स लेने के लिए उनको गारंटी जो मॉर्टगेज जो उन्होंने रखे हैं वो एड अप राइज होते जा रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो हैं वो लोन अपना पे नहीं कर पा रहे हैं. सो इवन द फाइनेंस मिनिस्टर, द देन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे हमारे पी चिदम्बरम, उन्होंने स्टेट किया था कि बैड लोन्स आर अ फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी एंड हेंस हैविंग बैड लोन्स ड्यूरिंग द डिस्ट्रेस टाइम इज वेरी नेचुरल. Now, the NPA mess is not entirely because of the reversal of economic slowdown, economic cycles.
जैसे कि आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, फिर डिफ्लेशन होता है, फिर इन्फ्लेशन, फिर डिफ्लेशन। तो ये इकोनॉमिक साइकिल है जो कि कंट्री के या फिर ग्लोबल में जो इकोनॉमी है उनमें चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि बस इन्फ्लेशन ही चल रहा है या फिर डिफ्लेशन ही चल रहा है या फिर स्लो डाउन है तो वो कंटिन्यू होती है, ऐसा नहीं होता। एक फेज होता है इकोनॉमी में। So here we look at the other reasons behind this mess. Basically the whole problem can be divided into two parts. हम लोग ये जो एंटायर प्रॉब्लम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, अगर हम दो हिस्सों में बांटें तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स और इंटरनल प्रॉब्लम्स एज फेस्ड बाय द बैंक्स, ऐसे हम करते हैं। ठीक है, फॉर नाउ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स बैंक्स फेस कर रहे हैं और जो इंटरनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम वो एंटायरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की गाइज यहाँ पे बात करते हैं, सो द रीजंस रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात करें, सो अपार्ट फ्रॉम द स्लो डाउन इन इंडिया द ग्लोबल इकोनॉमी हैज ऑल्सो बीन स्लो डाउन। ये हम अभी नोटिस कर रहे हैं। बहुत सारे आप करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट करने को मिलेंगी। सो दिस हैज एडवर्सली इम्पेक्टेड द कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इंडिया में, आईटी वगैरह, उनको बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से अफेक्ट पड़ा है। किस प्रकार से, ये हम आगे देखेंगे। So continuing uncertainty in the global markets, this has led to the lower exports of various products like textiles, engineering goods, leather, gems, etc. So it can be noted that imports and export combined equal to around 40% of India's total GDP. So a hurt corporate sector is finding it difficult to pay the loans. Now second is the ban in mining projects। जैसे कि हम देख सकते हैं in 2012 गोवा से लेके मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो हैं उनको माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो थे उन्हें बैन कर दिया गया था। So delay in environmental related permits affecting power, iron and steel sector, volatility in prices of raw material and the shortage in availability of power have all impacted the performance of the corporate sector. This has affected the ability to pay back the loans. Now other sectors की हम बात करें, अगर जो भी बाकी के जो sectors हैं हमारे इंडिया में, तो उनके बारे में अगर हम फोकस करना चाहें तो बैंक्स इन इंडिया आर हाईली रेगुलेटेड, दैट वी ऑल नो। So the priority sector lending or PSL is one of these regulations which require the banks to give a certain percentage of their loans to certain sectors of the sections of the society. Now these are जैसे कि हम देख सकते हैं फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चरिस्ट हमारे, या फिर शेड्यूल कास्ट के लोग हो गए, शेड्यूल ट्राइब के लोग हो गए, या फिर IT पार्क्स या फिर MSME एक्सेट्रा। Now naturally one would assume that weaker sections covered under PSL are the ones to be blamed for the situation. हम लोग क्या करेंगे, जो लोअर सेक्शंस जो हैं जैसे कि फार्मर्स वगैरह जो अपने लोन्स रीपे नहीं कर पा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग उनको ब्लेम करेंगे। बट क्या सच में ऐसी सिचुएशन है क्या, ये हमें सोचने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो एज पर द रीसेंट न्यूज़ रिपोर्ट्स द स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस विल नाउ, उन्होंने एग्जामिन की तो पूरा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था उन्होंने वो उसका एनालाइज किया, एंड द डेटा शेयर्ड विद दिस स्टैंडिंग कमिटी शोड दैट the non-performing assets in the corporate sector are far higher than those in the priority or agricultural sector. जो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स थे, जैसे कि हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में वगैरह बहुत सारे आंदोलन, आप अगर करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ आएगा, बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं या फिर वो स्ट्राइक्स पे जाते हैं कि जो फार्मर्स है उनका लोन माफ़ कर दिया जाए, या फिर फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुइसाइड्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र, बट महाराष्ट्र का थोड़ा रेट हाई है, बट बाकी हमारे देशों में जो राज्य है जैसे कि राजस्थान, हरियाणा वगैरह, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक मेन उनका सोर्स ऑफ इनकम रहता है लोगों का, तो वहाँ पे जो फार्मर्स है वो सुइसाइड्स अटेम्प्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर अनेबल टू पे द लोन। नाउ एक स्टैंडिंग कमेटी बिठाई गई थी फ्यू इयर्स बैक जिन्होंने कहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं उनके लोन्स बहुत, उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं,
और वो लोग हैं जो प्रॉपर लोन्स अपने रीपे नहीं कर रहे हैं. सो विद इन द प्रायोरिटी सेक्टर इंक्रीमेंटल एनपीएज वर मोर इन रिस्पेक्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉलोड बाय एग्रीकल्चर. नॉट जस्ट फार्मर्स, बाकी के भी एंटरप्राइजेस थे छोटे छोटे, जैसे कि आप हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, या फिर कुछ न्यू अगर स्टार्टअप कोई खोल रहा है. एंड नॉट जस्ट स्टार्टअप बट बहुत सारे छोटे छोटे लोग होते हैं ना, नॉट छोटे लोग बट छोटे जो ऑक्यूपेशन होते हैं उनके, वो भी होते हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो हैंडीक्राफ्ट्स या फिर छोटे छोटे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं. तो लोगों, मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ देम द एनपीएज आर मोर, उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनके बहुत ज़्यादा है. बट दैट इज़ नॉट द केस. जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनके लोन्स बहुत ज़्यादा है. However, even the PSL sector has contributed substantially to the NPAs. So, as per the latest estimates by the SBI, the education loans constitute 20% of its non-performing asset. जो एजुकेशन लोन होते हैं उनके 20% उनका होता है 20% asset entirely. Okay. Now let us look into the internal factors. So, indiscriminate lending by some state-owned banks during the high growth period, that was in 2004 and 2008, was one of the main factors for deterioration of the asset quality. जो asset quality है, मतलब कि किस टाइप की प्रॉपर्टी या फिर किस टाइप के जो assets हैं वो लोन पे मतलब मॉर्टगेज रखे जा रहे हैं फॉर देम टू गिव द लोन्स. दैट हैपेंड इन 2004 टू 2008. ये जो पीरियड था, दिस पीरियड सॉ कि भाई जो एसेट्स आते हैं वो बहुत ही कम क्वालिटी के हैं. अगर हम उनको बेच भी देते हैं, अगर जो जिसने भी लोन लिया है अगर वो हम सेल करते हैं तो उनका रिटर्न्स उतना नहीं आएगा जितना लोन लिया है उतना, या फिर उनका एंटायरली जो, फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकती हूँ कि सिंपल एग्जांपल, मैं छोटा एग्जांपल देके आपको बताती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि एक ऐसी लैंड मॉर्टगेज रखी है जो बंजर है, जिस पे खेत नहीं करा सकते आप, या फिर वो वहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टी डेवलप नहीं कर सकते. ऐसी अगर लैंड को अगर आप एज अ एसेट अगर आप रखोगे या फिर आप मॉर्टगेज लेते हो, मॉर्टगेज मतलब रखते हो आप और उस पर लोन लेते हो, तो वो कहलाएगी एज अ बैड क्वालिटी होगी वो फॉर समवन टू टेक फॉर द पर्सन हु इज गिविंग द लोन. ओके, फॉर एग्जाम्पल द बैंक. So the bankers say that there is a lack of rigor in loan appraisal system and monitoring of warm signals at the state-run banks. This is particularly true in case of infrastructure projects, many of which are struggling to repay the loans. Now, besides these projects to go on for 20 to 30 years. Now, poor recovery and use of corrosive techniques by banks in recovering the loans. Now, fourth one is the wait to watch approach of banks have been often blamed as reason for rising NPAs, as banks allow deteriorating asset class to go from bad to worse in the hope of revival, and often offer restructuring of option to corporates. मतलब कि बैंक्स क्या करती हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई अगर इस इंसान को, इस पर्टिकुलर इंसान को अगर हम लोन दे देते हैं तो ये एज यू नो उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा, या फिर बैंक्स को इसके रिटर्न्स आएंगे. बट ऐसा नहीं होता. So, a parliamentary panel was examining increasing incidence of NPAs in few years back, and they had observed that the state-owned banks should stop overgreening or repeated restructuring of corporate debt to check the constant bulging of their non-performing assets. So, members of the panel were of the view that the non-performing assets are the result of bad economic situation. But there were also management issues for evergreening of loans, which could be avoided by not renewing the loans, particularly of the corporate. So therefore it can be clearly seen that it is not only economic slowdown that is behind the non-performing assets, there are whole range of the other factors as well. कि हमको लगता है कि हाँ भाई बस इकोनॉमिक स्लोडाउन ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर उनके रिटर्न्स हमें नहीं आ रहे हैं. बट दैट इज़ नॉट द केस. देयर इज़ अ होल रेंज ऑफ अदर फैक्टर्स जो कि हम डिस्कस किए हैं
इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी यहाँ पे उतने ही अफेक्ट करते हैं. So let's go on to our next slide and think about the way out of the situation. So the simplest approach to cut down the NPAs is to recover the bad loans. जो bad loans banks ने दिए हैं वो recover अगर बैंक कर लेती है, then that can be called as a kind of way out in this entire situation. ये बस एक way out हम कह सकते हैं. So apart from the regular guidelines that have been released by the Reserve Bank of India to strengthen further the recovery of dues by banks and financial institutions, Government of India promulgated, the first one was Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, which was in 1993. Second one was Scrutinization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest, or SARFAESI Act, which was in 2002. So how can the banks legally recover the loans? That is the question. So first one is the Scrutinization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 जो था. Under this act, the act empowered the banks and the financial institutions to recover their non-performing assets without intervention of the court through acquiring and disposing of the secured assets in NPA accounts with outstanding amount of rupees 1 lakh and above. So the banks have to first issue a notice, then on borrower's failure to repay, they can do either they can take possession of the security, or take over management of the borrowing concern, or appoint person to manage the concern. Second one was the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions, or the DRT Act. So the act provides setting up of debt recovery tribunals, or the DRTS, and the debt recovery appellate tribunals, or DRATS, for expeditions and exclusive disposal of suits filed by banks. Now, FIs for recovery of their dues in NPA accounts with outstanding amount of rupees 10 lakh and above. Government has so far set up 33 DRTs and 5 DRATS all over the country. Next one is the Lok Adalat. So section 89 of the CPC, that is the Civil Procedure Code, provides resolution of dispute through the ADR methods, that is the alternate dispute redressal method. सिंपल भाषा में अगर हम आपको कहें तो ये होता है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आउटसाइड कोर्ट एक सेटलमेंट जैसे होता है, नॉट एग्जैक्टली सेटलमेंट बट एक जज अपॉइंट किया जाता है और दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाया जाता है और उनके जो भी कंसर्न्स हैं वो उसी वहीं पे उस पर्टिकुलर मीटिंग में वहाँ पे रखे जाते हैं, जो भी उनके पॉइंट्स है या फिर जो भी उनके इश्यूज हैं। तो इसका बेनिफिट बस, और जो जज होते हैं वो अपना फैसला सुना देते हैं। बट यहाँ पे मुद्दा ये होता है, बेनिफिट एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ये होता है कि जो जज होते हैं वो उतने ही क्वालिफाइड होते हैं जितने कि आपके रेगुलर कोर्ट्स हैं, उनके जैसे जजेस क्वालिफाइड हैं वैसे ही होते हैं। एंड जो जजेस वहाँ पे फैसला सुनाते हैं वो उसको उतना ही उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो उतनी ही होती है। बस फ़ायदा ये होता है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक स्पेशल कोर्ट की तरह बिठाया जाता है। बट जैसे कि कोर्ट्स में आपको डेट्स आफ्टर डेट्स या फिर जैसे मूवीज़ में भी आप सुने आए हो कि तारीख पे तारीख जैसे होता है, राइट, वैसे नहीं होता यहाँ पे। बट एक क्विकली और एक सॉर्टेड रिजल्ट आपको मिल जाता है, ओके। और ज़्यादा वक्त भी नहीं लेते ऐसे जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड्स। सो ऑल्सो आपको आर्बिट्रेशन भी एक अलग नाम है, या फिर कॉन्सिलेशंस, लोक अदालत या फिर मीडिएशन, इसको ये अलग अलग नाम है इन सब के, ओके। सो लोक अदालत मैकेनिज्म ऑफर्स एक्सपेडिशंस इन
एक्सपेंसिव एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेड वे ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कहा था कि हम लोगों को ना बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि द कोर्ट्स आर मेंट टू डू द जस्टिस। कोर्ट्स आर नॉट, ऑफ कोर्स कोर्ट्स आर मतलब कोर्ट्स का फंक्शन, एक तो उनका ऑब्जेक्टिव वो होता है कि वो जस्टिस करे, बट प्रैक्टिकलिटी अगर हम अगर देखने जाएं तो ये होती है कि डिस्प्यूट रिजॉल्वर्स हो। अब आप जब डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हो तब उसमें जस्टिस होता है तो बहुत अच्छी बात है। कई कबार अगर जस्टिस ना भी हो तो डिस्प्यूट वहाँ का सॉल्व हो जाए, लोगों को झगड़ा वहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आके खत्म होता है, तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप्स ऑफ द कोर्ट। तो ये जो ADRs जो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नाम में ही आप देख सकते हो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, है ना। तो इन दैट वे एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ही बस मेथड होता है वो, जहाँ पे बोथ द पार्टीज को म्यूचुअली डिसाइड करना होता है कि जो भी उनका जो भी फैसला हो वो म्यूचुअली डिसाइडेड होता है ना। So among the various channels of recovery available to banks for dealing with the bad loans, the SARFAESI Act and the Debt Recovery Tribunals, that is the DRTS, have been the most effective in terms of amount recovered. Now the recent few years ago एक controversy हुई थी surrounding the loans recovery in India. So Supreme Court के views ये थे कि banks have been alleged to engage in coercive practices to recover the loans. Recently, there have been some judicial pronouncements by the apex court determining the scope of powers of enforcement of securities without the intervention of the court by the banks and FIs under the SARFAESI. So the apex court has reiterated the need to protect the interest of borrowers and emphasize the exercise of extraordinary powers of recovery by banks and FIs must be in compliance with the provision of the said act. So as per the Supreme Court, they had said liquidity of finances and flow of money is essential for any healthy and growing oriented economy. But certainly what must be kept in mind is that the law should not be a derogation of the rights which are guaranteed to the people under the Constitution. So the procedure should be fair, reasonable and valid, though it may vary looking in the different situations needed to be tackled and objects sought to be achieved. Now, but these are steps which cure the diseases of NPA. The issue of NPA needs to be tackled in the level of prevention rather than the cure. Therefore, the steps that can be prevented, we are now looking into the steps that can prevent the piling up of NPAs. जो piling up होते हैं ना NPAs में, वो किस प्रकार से रोक सके, इसके हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। So, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो अभी, the very first step which we can take is conservatism. So, इसमें क्या होता है, banks need to be more conservative in granting loans to sectors that have been traditionally found to be contributors in NPAs. Infrastructure sector is one such example, and NPAs rise predominantly because of long gestation period of the project. Therefore, the infrastructure sector, instead of getting loans from the banks, can be funded from infrastructure debt funds, that is IDFS, or other specialized banks for infrastructural development in the country. Second one is improving processes. So the credit sanctioning process of banks, they need to go much more beyond the traditional analysis of financial statements and analyzing the history of promoters. For example, the banks rely more on information given by credit bureaus. However, it is often noticed that several defaults by some corporate are not registered in their credit history. Third one is relying less on restructuring of the loans. Banks most of the times rely कम करती है restructuring करने में loans पे, so या फिर वो ignore कर देती हैं. So instead of sitting and waiting for a loan to turn as a bad loan and then restructure it, the banks may officially start to work to recover such loans.
This will, obviate the need to restructure a loan and several issues associated with it. One estimate says that in 2013 that there will be 2 trillion worth of restructured loans. The next one is expanding and diversifying the consumer base by innovative business models. So in this, contrary to popular perceptions, the NPA in non-corporate sectors is less than that in the corporate sector. Hence, there is a need to reach out to people in remote areas lacking connectivity and accessibility. More and more poor in rural pockets should be brought under the banking system by adopting new technologies and electronic means. So innovative business models will play crucial role here, otherwise the NPAs may increase instead of decreasing. सो हैविंग सेड दैट अभी हम क्या करेंगे, कंक्लूजन पार्ट पे जाएंगे जिसमें हम एंटायरली समराइज करेंगे या फिर क्या हम इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं इस एंटायर जो हमने डिस्कस किया आर्टिकल, उस पर वो डिस्कस करते हैं. सो लुकिंग एट द जायंट साइज ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, जैसे कि हमें पता है बैंकिंग इंडस्ट्री काफ़ी फैली हुई है. देर कैन बी हार्डली एनी डाउट दैट menaces of NPAs needs to be curbed. So it poses a big threat to macroeconomic stability in our Indian economy. So an analysis of the present situation brings us to that point that the problem is multifaceted, and it has roots in economic slowdown, deteriorating business climates in India, shortages in legal system, and the operational shortcomings in the banks. Therefore, it has been dealt in multiple levels. So the government can't be expected to rescue the state-run banks with the taxpayers' monies every time they fall into the crisis. Most of the time क्या होता है कि कुछ लोग will not, we all know the names, right? So they take the loans, they run away from their places, and what government does is that वो taxpayers के जो money है उससे वो पूरा पैसा भरने की कोशिश करती है. बट दिस कांट बी डन एवरी टाइम. बट द काइंड ऑफ अटेंशन विथ विच दिस प्रॉब्लम हैज बीन रिसीव्ड बाय द पॉलिसी मेकर्स एंड द बैंक्स alike is a big ray of hope. Right steps, timely and concentrated actions and the revival of the Indian economy will put a lead on NPAs. Prevention, however, has become the priority and more than mere the cure. Prevention ही एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है rather than एक पर्टिकुलर किसी ने लोन लिया है वो बैड लोन होने तक वेट करने से अच्छा होगा कि बैंक उसमें उस एंटायर जो सिचुएशन है उसमें जाए और वहाँ पे देखे कि ये बैड लोन जो है वो रिकंस्ट्रक्ट या फिर रीस्ट्रक्चर वो किस प्रकार कर सकते हैं. एनपीएस जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनको एक परफॉर्मिंग एसेट से किस प्रकार से वो कन्वर्ट कर सकते हैं. ये जब बैंक्स देखती है तभी इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो एक कंटिन्यूअस साइकिल या फिर कंटिन्यूअस वो ट्रेंड नहीं रहता, राइट. So guys, that's all for this particular class. If you like this video then do hit the like button. अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट्स के प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हो then do hit the subscribe button. वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आएगी आपको, उसको भी प्रेस कीजिएगा so that you can get notified every time we put any video on our YouTube channel. So that's all for this class guys. Thank you so much and take care.